हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है कार्बन। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। कार्बन भूपटल में खनिज के रूप में 0.2% उपस्थित है। वायुमंडल में यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित हैं। कागज, प्लास्टिक, चमड़े और रबड़ में कार्बन होता है। ठीक है। कार्बन और उसके यौगिक का प्रयोग। कार्बन और उनके यौगिक का प्रयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि कार्बन के ऑक्सीजन में दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है तथा बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश होता है। इसके अतिरिक्त इसका ज्वलन ताप मध्यम कैलोरी मान अधिक होता है तथा इनके दहन से कोई अवशेष नहीं बचता और न ही हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करेंगे? कार्बन की परमाणु संख्या है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? के कितने कण होंगे? 2 और एल के 4। उत्कृष्ट गैस को प्राप्त करने के लिए कार्बन का परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, परंतु नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन है। इसके कार्बन के लिए कार्बन का परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, परंतु इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इस प्रकार कार्बन के परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या खो देना अत्यंत कठिन होता है। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन एवं क्लोरीन जैसे तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने में सक्षम है। उसके बाद आ जाइए सहसंयोजी अबंध। ठीक है। दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के बनने वाले अबंध सहसंयोजी अबंध कहलाते हैं। ठीक है। सहसंयोजी अबंध के भौतिक गुण क्या होते हैं? सहसंयोजी यौगिकों के कथनांक एवं गलनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल कम होता है। इनके बीच में अंतराणुक बल कम होता है। सामान्यतः ये अणु विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि आवेश कण नहीं बनते हैं। कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिंग। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु से बने हैं। इन अपरूपों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, यानी बंधा होता है, जिसमें एक दृढ़ त्रिआमी संरचना बनती है। ग्रेफाइट कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के बीच अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षष्टिकोणीय व्यू मिलता है। षष्टिकोणीय यानी 6 कोण वाला होता है ना, षष्टिकोणीय। ग्रेफाइट की संरचना में षष्टिकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद आइए हीरे तथा ग्रेफाइट में अंतर। हीरे में देख लीजिए, यह कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है। जबकि ग्रेफाइट हमारा कोमल होता है। हीरा विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन हमारा ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है। हीरा पारदर्शी होता है, ग्रेफाइट अपारदर्शी। हीरा पारदर्शी मतलब आर पार देखा जा सकता है, लेकिन ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है, उसके आसपास नहीं देखा जा सकता। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता। इसके 2 कारक हैं। पहला श्रृंखलन, दूसरा है चतुसंयोजकता। श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है।
जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को संकलन कहते हैं। संकलन के कारण यौगिकों की संख्या विशाल है। इंपॉर्टेंट है, संकलन आपका पूछा जा सकता है पेपर में। चतु चतुसंयोजकता, कार्बन चतुसंयोजन प्रकृति का तत्व है, इसलिए यह 4 अन्य कार्बन परमाणु अथवा किन्हीं एकल संयोजी तत्वों के परमाणु के साथ अबंध बनाने में सक्षम है, इस जिसके कारण कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या है। उसके बाद सतत का यौगिक पे देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन ये बनता है सतत यौगिक और असतत्व यौगिक के बीच अंतर बताइए, या सतत यौगिक और असतत यौगिक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, सतत यौगिक या असतत यौगिक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कार्बन यौगिकों के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक सतत यौगिक कहलाते हैं। ठीक, मतलब एक बंध हो जिसमें। ठीक है, समानता यह यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते। जब एक आबंध होगा तो ये अधिक क्रियाशील होंगे ही नहीं। असतत यौगिक द्वि अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असतत यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें 2 या 3 बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद आ जाइए एथेन, एथीन, एथाइन। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है, जिसका सूत्र है C2H6। सूत्र क्या है? C2H6। किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 है, जिसे एथीन कहते हैं। हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H2 है, जिसे एथाइन बोलते हैं। सूत्र याद रखिएगा, बहुविकल्पी में सूत्र पूछा जा सकता है। संरचनात्मक समायव, वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान है परंतु संरचना भिन्न होती है, संरचनात्मक समायव कहलाते हैं। मतलब आणविक सूत्र समान है लेकिन संरचना यानी उनकी जो आकृति है वो भिन्न हो, वो हमारे संरचनात्मक समायव कहलाते हैं। विषम परमाणु, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। प्रक्रियात्मक समूह, यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशीलता तथा विशिष्ट गुण प्रदान करता है, प्रक्रियात्मक समूह कहलाता है। उसके बाद आ जाइए समजातीय श्रेणी। इंपॉर्टेंट है, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, इसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे एल्कोहल, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं, सजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर तथा 14 द्रव्यमान का इकाई अंतर होता है। इन सदस्यों को प्रक्रियात्मक समूह विशिष्टताएं प्रदान करता है। फलस्वरूप ये सदस्य समान रासायनिक गुणधर्म एवं तथा भिन्न भौतिक गुणधर्म दर्शाते हैं। आगे देख लेते हैं। सदस्यों के अणु द्रव्यमान में अंतर होने के कारण इनके भौतिक गुणधर्मों में अंतर आता है। अणु द्रव्यमान के बढ़ने के कारण सदस्यों का गलनांक एवं कथनांक बढ़ता है। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, ठीक है, ये दूसरी हेडिंग है। किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नाम का आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्वलग्न, उपसर्ग या अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया जाता है। अब अगली हेडिंग देखिए, कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। पहला है आपका दहन, पहली हेडिंग है इसकी दहन। सामान्यतः ये यौगिक वायु ऑक्सीजन में दहित होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्पन्न करते हैं तथा प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं, जैसे CH4। ठीक है,
प्लस 2O2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल आया, ऊष्मा, और हमारा प्रकाश उत्पन्न हो गया। सतत्व हाइड्रोकार्बन वायु की प्रचुर मात्रा में जलने पर नीली ज्वाला तथा वायु की सीमित आपूर्ति में कजली ज्वाला उत्पन्न कर कजली मतलब जो एकदम धीमी धीमी जलती है, ठीक है। असत्व हाइड्रोकार्बन दहन करने पर कजली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम के दहन द्वारा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं, जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। ऑक्सीकारक कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऐसे पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे क्षारीय, केमैनो, पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीकृत, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये इसकी अभिक्रिया कैसे होती है देख लीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यौगिक द्वारा ऑक्सीजन का संयोग होता है एवं हाइड्रोजन पृथक होती है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनने में ऑक्सीजन का सहयोग होता है तथा हाइड्रोजन पृथक होता है। मतलब ऑक्सीजन का तो सहयोग रहेगा, उससे हाइड्रोजन अलग हो जाता है। उसके बाद है आपकी संकलन अभिक्रिया। निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनियम की उपस्थिति में असत्व हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर सतह हाइड्रोकार्बन निर्मित करते हैं। इस प्रक्रम द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। सतत बसीय अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भोजन पकाने के लिए असत बसीय तेलों का उपयोग करना चाहिए। जो तेल बनेगा वो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अब आ जाइए प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे। असत्व हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनविकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणु के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म क्या है देख लीजिए। रंगहीन गंध और जलने वाला स्वाद, ठीक है। जल में घुलनशील मतलब जल में घुल जाते। कथनांक का होता है 351 केल्विन पर। गलनांक इनका गलना होता है 156 केल्विन पर। उदासीन प्रकृति होती है, ठीक। उसके बाद आ जाइए एथेनॉल रासायनिक गुणधर्म पे। C2H5OH की सोडियम के साथ अभिक्रिया में सोडियम इथाक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। सांद्र हाइड्रोसल्फेट के साथ 443 के तापमान पर एथेनॉल के निर्जलीकरण द्वारा एथेनॉल के प्रयोग एल्कोहलिक पेयों में, जो एल्कोहलिक होती है, जो शराब वराब होती है उसमें, दवाओं एवं टॉनिक में, ठीक है, जो टॉनिक होते हैं ताकत के लिए उसमें, प्रयोगशाला अभिकारक के रूप में, साबुन के निर्माण में, ठीक है। उसके बाद आ जाइए एथेनाइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल भौतिक गुणधर्म। इसके देख लेते हैं। ये रंगहीन द्रव, ठीक है, जो स्वाद में खट्टा होता है। सिरके जैसी इसकी गंध यानी महक होती है। क्वथनांक इसका 391 केल्विन पर होता है। क्वथनांक इसका कितने पर होता है? 391 केल्विन पे, ठीक है। और गलनांक इनका किस पे होता है? 290 केल्विन पर। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। शुद्ध एथेनाइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की सतह पर जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक भी कहते हैं। एथेनाइक अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है, जिसे बोलते हैं एस्टीकरण अभिक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनाइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध
एथनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। उसके बाद क्षारक के साथ अभिक्रिया, अगली हेडिंग है क्षारक के साथ अभिक्रिया। खनिज अम्ल की भांति एथेनाइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथेनोट या सोडियम एसीटेट तथा जल बनाते हैं। कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एथेनाइक अम्ल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। साबुन और अपमार्जक। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन केवल मृदु जल के साथ सफाई क्रिया करते हैं तथा कठोर जल के साथ प्रवाहहीन होते हैं। साबुन के अणु जलरागी एवं जल विरागी समूह होते हैं। ठीक है, ये तो साबुन की बात हो गई। अब आ जाइए अपमार्जक पे। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक मृदु तथा कठोर जल के साथ सफाई प्रक्रिया करते हैं। जलरागी व जल विरागी क्या होता है देख लीजिए। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विले एक सिरे को जलरागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विले दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है मिसेल। जल के अंदर अणुओं की एक विशेष व्यवस्था जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण जिससे जल विरागी पूछ गुच्छे के अतिरिक्त हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे के सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। अगली हेडिंग है साबुन की सफाई प्रक्रिया। अधिकांश मैल तैलीय होता है तथा जल विरागी छोर इस मैल के साथ जुड़ जाता है। जल के अणु जलरागी छोर पर साबुन के अणु को घेर लेते हैं। फलस्वरूप साबुन के अणु मिसेली संरचना बनाते हैं। इस प्रक्रिया में साबुन के अणु और तैलीय मैल का पायस बनता है तथा विभिन्न भौतिक विधियों से पटकना, डंडे से पीटना, ब्रश से रगड़ना आदि सहायक की सहायता से ब्रश साफ होता है। अघुलनशील पदार्थ यानी स्कम। कठोर जल में प्रयुक्त मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण साबुन के जलराग भार से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ या स्कम बनाते हैं, जिसके कारण सफाई प्रक्रिया बाधित होती है। अपमार्जक के अणु का अवशेषित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों को साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते। सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली रूप से संपन्न होती है। फलस्वरूप साबुन पूर्णतः जैव निम्नकरणीय होता है, जबकि अपमार्जक नहीं। साबुन पर्यावरण हितैषी होता है लेकिन अपमार्जक नहीं। उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये देख लीजिए। एक कार्बन परमाणु क्या बोलेंगे? मैथ। क्या बोलेंगे? मैथ। दो कार्बन परमाणु क्या बोलेंगे? एथ। ठीक है। तीन कार्बन परमाणु क्या बोलेंगे? प्रोप। तीन कार्बन परमाणु को। चार कार्बन परमाणु क्या बोलेंगे? ब्यूट। बट लिखा है इंग्लिश में, बट ब्यूट बोलेंगे। उसके बाद पांच कार्बन परमाणु क्या बोलेंगे? पेंट। छह कार्बन परमाणु क्या बोलेंगे? हेक्स। सात कार्बन परमाणु क्या बोलेंगे? हेप्ट। आठ कार्बन परमाणु क्या बोलेंगे? ऑक्ट। नौ कार्बन परमाणु क्या बोलेंगे? नॉन। 10 कार्बन परमाणु क्या बोलेंगे? डेक। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। देखिए मीथेन क्या है? मीथेन में सिर्फ एक कार्बन परमाणु है, तो इसे क्या बोलेंगे? मेथ। ठीक है। एथेन में कितने कार्बन परमाणु हैं?
2 कार्बन परमाणु तो इसे क्या बोलेंगे? एथ, ठीक है ना। जिसमें 3 कार्बन परमाणु वो होंगे उसे क्या बोलेंगे? प्रो, यानी इसे प्रोपेन बोल दिया। जिसमें 4 कार्बन परमाणु क्या होंगे उसे क्या बोलेंगे? ब्यू, ठीक है। और जिसमें 5 कार्बन परमाणु वो होंगे उसे क्या बोलेंगे? पे, यानी पेटेन। और जिसमें हमारे 6 कार्बन परमाणु होंगे उसे क्या बोलेंगे? हेक्स। ये एक मैंने एग्जाम्पल के लिए आपकी बुक से सीरीज निकाली थी, क्योंकि अगर मैं इस पे बनवाता और करवाता तो बहुत टाइम लगता, वीडियो बहुत बड़ी हो सकती थी। और मेरा मोटिव ये है कि ज़्यादा मोबाइल में आप लोग का टाइम वेस्ट ना कराऊं, ठीक है। वीडियो देखिए, समझिए, उसके बाद आप खुद कॉपी पेन लेके बुक्स पढ़िए तो आपको और ज़्यादा मोटिव मिल जाएगा इससे, ठीक है। और मैंने जो भी आपको बताया है इस चैप्टर से, समझ लीजिए जो आना होगा, जितना मैंने जो मतलब आपके पेपर में आना होगा वो इतने ही से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप बेफिक्र होके क्या कहते पढ़िए, कोई भी कुछ भी पेपर से बाहर है वो इस मेरे जो पढ़ाया हुआ है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में आपके। आप आराम से हाई स्कूल में अच्छे नंबर ले आएंगे इस चैप्टर का, ठीक है। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।